आपके जो अभी तक के रेगुलेशन है आप स्वीकार करिए कि वो गलत थे, और प्रॉक्टर जो है वहाँ पर वो डिसिप्लिन नहीं यूनिवर्सिटी में स्थापित कर पा रहा है। कोई आप फांसी लगा देंगे हमारे विद्यार्थियों को। और ये रेगुलेशन सबसे खतरनाक ऐसे समय में आया है जब बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, लोग तैयारी कर रहे थे। परीक्षाएं तो सभी वर्ग के बच्चों की चल रही हैं ना, चाहे वो ऐसे वर्ग के बच्चे हों जिनको इस रेगुलेशन में कवर किया गया है, चाहे उस वर्ग के बच्चे हों जिसमें ये माना गया इस रेगुलेशन में कि वो तो हमेशा परेशान करते हैं, अत्याचारी हैं, भेदभाव करते हैं। दुर्भाग्य ये है कि अभी इसके तुरंत बाद आपने जेएनयू में देखा होगा नारे किसके खिलाफ लगे, उसी वर्ग के खिलाफ लगे जैसे हम लोग सवर्ण कहते हैं, जनरल कैटेगरी कहते हैं, सामान्य वर्ग कहते हैं, उस वर्ग के खिलाफ नारेबाजी की गई जिस वर्ग को इस रेगुलेशन में सो मोटो अपराधी मान लिया गया है। कई लोगों का ये तर्क दिया जा रहा है कि सब कानून का दुरुपयोग तो हर जगह होता है, तो क्या सारे कानून खत्म कर दें। इस आधार पर लोग तर्क दे रहे हैं कि साहब रेगुलेशन क्यों वापस हो, इस आधार पर क्योंकि इसका अभी दुरुपयोग तो हुआ नहीं और आप ये मान के बैठे हो कि इसका दुरुपयोग होगा ही होगा। तो जिन कानूनों का दुरुपयोग ऑलरेडी हो रहा है, लोग उदाहरण देते हैं, दहेज विरोधी कानून का उदाहरण देते हैं, SC ST का उदाहरण देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें फैक्ट और जजमेंट्स और कमेंट्स आ चुके हैं, आपके रिकॉर्ड पर आ चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है ना कि शेष कानून ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये रेगुलेशन ऐसा है जिसमें दुरुपयोग ही शामिल है। मतलब एक तो ये है कि अधिकारियों की मंशा गलत है, जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी मंशा गलत है, इसलिए किसी कानून का दुरुपयोग हो जा रहा है। लेकिन ये कानून ऐसा है कि ये दुरुपयोग करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें जो वर्ड यूज किए गए हैं, इसका जो 3 गा है, जैसे आप अंग्रेजी में 3E बोलेंगे, 3C और 3E। 3C में उस कैटेगरी को विभाषित किया गया है और एक पूरे सामान्य वर्ग को, जनरल कैटेगरी के बच्चों को एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनका नाम नहीं है। और फिर जो 3E में इसका प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार का भेदभाव होगा, तो इसमें सब कुछ शामिल कर लिया गया है। जाति, भाषा और उनका आकार, प्रकार, लिंग, क्षेत्र, सब कुछ शामिल कर लिया गया। एक चीज और जो खतरनाक है इसमें वो है इनहेरेंट, अंतर्निहित। यानी आपका कोई एक्ट भले प्रकट में ऐसा ना हो कि आपने कुछ किया है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि आप ये सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो, तो आप अपराधी हो। अब आपके पास कोई अपील नहीं। कुछ मूर्ख ये तर्क दे रहे हैं कि सब अदालतें तो खुली हैं, पनातत खुली है। अरे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं, अपना भविष्य बनाने गए हैं। अदालतों में क्या होता है, एक मुकदमा लिख जाए किसी के ऊपर, कितने चक्कर काटने पड़ते हैं। तो आप बच्चों को एक ही साहब अदालत खुली है, सुप्रीम कोर्ट खोला है, तो आपने इसीलिए खोल रखे हैं क्या कि आप हर आदमी को फंसाओ और फिर उसको बोलो कि भैया अदालत, भाई अगर अदालत खुली है, सुप्रीम कोर्ट खोला है, उस वर्ग के लिए भी तो खुला है जिस वर्ग तथाकथित रूप से आप शुभचिंतक बन के ये ला रहे हो। मजे की बात कि OBC और शेड्यूल कास्ट के जितने समझदार लोग हैं, इवन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी इसके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इस कानून की मंशा किसी का हित करना नहीं है। इस कानून की मंशा है सिर्फ समाज में विद्वेष फैलाना, फूट पैदा करना और वोट बैंक बनाना। ये समझदार हो चुके हैं। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट फेवर में नहीं आता आप लोगों में, तो क्या करेंगे सर? 19 मार्च के बाद पता चलेगा आने वाले टाइम पे। देखिए, जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार बदलती है, जनता सरकार गिराती है। माननीय न्यायालय, अच्छी बात है कि उन्होंने न्याय किया, लेकिन ये टेम्परेरी है। लेकिन इसके बाद आंदोलन जैसे कि अभी भी जारी है, अगर सुप्रीम कोर्ट से लोग रुकने वाले होते तो रुक गए होते। तो इसलिए जो है वो इसको कर दिया होता। 8 मार्च को एक बड़ा महा आंदोलन इस पर होगा, महा आंदोलन होगा 8 मार्च को। यदि इसको सरकार वापस दी, सरकार को इसे रोल बैक करना पड़ेगा। थैंक यू। आगे भी बातचीत करते हैं।